चंद्रयान 3 ने आज मुश्किल लेकिन बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन से लैंडर मॉड्यूल अलग हो गया है। लैंडर ही चंद्रयान 3 का वो हिस्सा है जो चांद पर लैंड करेगा और इसके साथ ही चांद से उसकी दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर दूर रह गई है। चांद के 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद दोपहर 1:15 पर प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो गया। लैंडर के अलग होने के बाद लैंडर मॉड्यूल ने इसरो के कमांड सेंटर को मैसेज भेजकर कहा, हम अलग हो गए हैं, थैंक्स फॉर द राइड मेट, यानी यात्रा के लिए धन्यवाद दोस्त। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो विक्रम लैंडर को और प्रज्ञान रोवर को कैरी कर रहा था, ये कुछ इस तरीके से अटैच था एक दूसरे के साथ, और आज जैसे ही सेपरेशन हैपन हुआ है तो ये इससे अलग हो गया। लैंडर चांद की 100 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच चुका है और 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा, जबकि प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की 153 गुणा 163 किलोमीटर की मौजूदा कक्षा में महीनों और सालों तक चक्कर लगाता रहेगा। इस दौरान वो धरती के वातावरण, बादलों और अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों की जानकारियां भेजता रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद अब लैंडर ही चंद्रयान 3 कहलाएगा। यही चांद की सतह पर उतरेगा। चांद पर लैंडिंग के लिए लैंडर सिर्फ 2 कदम दूर है, जिसमें पहली अहम गतिविधि कल शाम करीब 4 बजे शुरू होगी। प्रोपल्शन से अलग होने के बाद शुक्रवार शाम 4 बजे लैंडर को डीबूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी। इस वक्त डिटैच होने के बाद वो इस तरह से अपनी कक्षा में घूम रहा है। इस वक्त यूं घूम रहा है, उसको इस तरह से धीरे 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 जो अगले 5 दिन जो प्रक्रिया हो रही है वो यही प्रक्रिया है, 4 फेजेस में होगी, और उसको धीरे 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 इस तरह से उस चांद की सतह पर लैंड कराया जाएगा। शुक्रवार को जिस वक्त लैंडर की स्पीड धीमी की जाएगी, तब चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। धरती से चांद के सफर पर निकले चंद्रयान 3 ने आज एक अहम मुकाम हासिल कर लिया। विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 ने लॉन्च के बाद अपने 5वें फेज को पूरा कर लिया है। आपको और डिटेल में बताते हैं कि आज क्या हुआ और अगले 6 दिन के बाद क्या होगा। तो देखिए, हमारे सामने स्टूडियो में अब चांद आ चुका है। इस वक्त जो तस्वीर और एनिमेशन आप देख रहे हैं, ऊपर अंतरिक्ष में चांद के करीब ठीक ऐसा ही चल रहा है। अब लैंडर और प्रोपल्शन अलग अलग कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। इस वक्त चांद से 100 किलोमीटर दूर विक्रम लैंडर चांद का गोलाकार चक्कर लगा रहा है और ऑर्बिटर यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल इसके ठीक नीचे की कक्षा में चांद से 163 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। अब विक्रम लैंडर और उसमें मौजूद प्रज्ञान रोवर ही अकेले आगे का सफर तय कर रहे हैं, यानी अब चंद्रयान 3 इसे ही कहेंगे। इस वक्त लैंडर स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन का अगला कदम होगा लैंडर की रफ्तार को कम करना। कल शाम यानी करीब 4 बजे 6वें चरण में लैंडर को डीबूस्ट किया जाएगा, यानी लैंडर की स्पीड कम की जाएगी और इसे चांद के और करीब यानी आखिरी और निचली कक्षा में लाया जाएगा। 7वें चरण में लैंडर को प्री लैंडिंग के लिए तैयार किया जाएगा। 8वें चरण में लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग होगी, यानी 23 अगस्त की शाम 5:47 पर ये चांद पर उतरेगा। 9वां चरण तब शुरू होगा जब चांद पर कामयाब लैंडिंग हो जाएगी और लैंडर से रोवर बाहर निकलेगा। इसके बाद दोनों चांद पर अपना अपना काम शुरू कर देंगे। 14 दिनों तक दोनों चांद की सतह से तस्वीरें और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स धरती पर मिशन कमांड सेंटर भेजेंगे। 10वें चरण में प्रोपल्शन मॉड्यूल यानी ऑर्बिटर जो अभी 163 किलोमीटर की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उसे चांद की 100 गुणा 100 की कक्षा में लाया जाएगा। चांद पर लैंडिंग की प्रक्रिया ही सबसे संवेदनशील और जटिल है। 2019 में चंद्रयान 2 भी चांद की सतह पर लैंड तो कर गया था, लेकिन वो पलट गया था और इसरो से उसका संपर्क टूट गया था। इसलिए लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने तक की एक्टिविटी बहुत अहम होगी। इसरो ने ऐसी तैयारी की है कि पिछली बार की गलती ना दोहराई जाए। लैंडर को चांद के चक्कर लगाते हुए 90 डिग्री के एंगल पर चांद की तरफ चलना शुरू करना होगा। लैंडिंग के वक्त चंद्रयान 3 की रफ्तार करीब 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। इसे थ्रस्टर की मदद से कम करते हुए सतह पर सुरक्षित उतारा जाएगा।
पैरों को जो है और लेग्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया गया है। और इससे पहले बहुत से ऐसे प्रयास करके ये चेक किया गया है, काफ़ी ऊंचाइयों से फेंक कर भी चेक किया गया है कि लैंडिंग की जो पॉसिबिलिटीज़ है उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। लैंडर रोवर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। यहाँ वो 14 दिन तक पानी की खोज समेत अन्य विषयों पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और तस्वीरें भेजेंगे। लैंडर के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने की बड़ी कामयाबी के बाद केंद्र सरकार और विपक्ष दोनों ने इसरो को बधाई दी और इसे गर्व का क्षण कहा। और केंद्रीय विज्ञान और तकनीक मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे भारत की बड़ी उपलब्धि बताया। ये बहुत ही स्मूथली, साफ सुथरे ढंग से ये मिशन मुकम्मल होने वाला है और जो थोड़े से कठिन पड़ाव थे वो तय कर लिए गए। आज के बाद मुझे लगता है कोई कठिनाई नहीं होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर बधाई दी। केजरीवाल ने कहा कि कितनी महान खबर है, भारत के लिए गर्व का क्षण। भारत का चंद्रयान 3 तो चांद के दरवाजे तक पहुंच चुका है, लेकिन चंद्रयान 3 के पीछे पीछे रूस का लूना 25 भी तेजी से आ रहा है। सवाल यह है कि लूना 25 कहां तक पहुंचा है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने बड़ी जानकारी दी है। एजेंसी ने बताया कि लूना 25 अंतरिक्ष यान बुधवार को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया है। लूना 25 करीब 5 दिनों तक चांद के चक्कर लगाएगा। 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अपना रास्ता बदलेगा। रूस ने चंद्रयान 3 से 28 दिन बाद लूना 25 को लॉन्च किया था, लेकिन वो चंद्रयान 3 से 2 से 3 दिन पहले ही चांद पर पहुंच जाएगा, क्योंकि रूस ने लूना 25 के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के लिए लूना 25 ने छोटा रास्ता अपनाया है। बताया ये जा रहा है कि इस रूट के बारे में दुनिया की किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी को जानकारी नहीं है। रूस का लूना 25 साल 1976 के बाद यानी 47 सालों बाद देश का पहला लूनर मिशन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे पर लद्दाख पहुंच गए हैं। राहुल गांधी 2 दिन के लद्दाख दौरे पर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव और अगले महीने होने वाले कारगिल हिल काउंसिल चुनाव पर चर्चा होगी। कारगिल हिल काउंसिल चुनाव में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। राहुल गांधी ने लद्दाख रवाना होते वक्त नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलने पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नेहरू की पहचान नाम नहीं बल्कि उनके किए गए काम हैं। नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। पात्राचौल घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत और अन्य आरोपियों पर सुनवाई 25 सितंबर तक टल गई है। मुंबई सेशंस कोर्ट में संजय राउत समेत सभी आरोपियों पर आरोप तय होने थे, लेकिन कई आरोपियों के गैर हाजिर होने की वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि देश में चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। इस देश में ये हो रहा है मिसयूज ऑफ इलेक्शन कमीशन, ऑल एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी। शिमला के शिव बावड़ी मंदिर में लैंडस्लाइड के बाद आई तबाही वाले दिन का नया वीडियो अब सामने आ गया है। ये वीडियो रेस्क्यू शुरू होने के बाद का बताया जा रहा है, जिसमें सैलाब के साथ भारी मात्रा में मलबा भी आता हुआ दिखा। उस दौरान सैलाब की रफ्तार इतनी थी कि उसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो बहता चला गया। सैलाब की धार में कई पेड़ धराशायी हो गए। आसपास के इलाके को भी नुकसान पहुंचा। इस बीच लैंडस्लाइड के बाद जमींदोज हुए शिव बावड़ी मंदिर के मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम आज भी जारी रहा। इस दौरान मलबे से एक और शव निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि पिछले कल तक जो है वो रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो रेस्क्यू चल रहा है। थोड़ा सा मुश्किल जो है वो ज़रूर हो रहा है। और आपको अभी की अगर सूचना बताएं तो एक और शव अभी जो है वो बरामद कर लिया गया है। तो कुल शवों की जो संख्या है वो 14 हो चुकी है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं रेस्क्यू जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। हालांकि सैलाब के साथ आए मलबे के कारण रेस्क्यू टीम को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ये जो काम है चूँकि काफ़ी मुश्किलात वाला है, क्योंकि जो पीछे से जो फोर्स आया था वाटर का और जिसकी वजह से जो मड स्लश और लॉक्स आए थे, इसने काम को कठिन बना दिया है। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के कारण एक अहम रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा। तेज बारिश से आई बाढ़ के दौरान शिमला के समर हिल में रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा हवा में लटक गया।
क्योंकि इसके नीचे की मिट्टी बह गई। ये कालका और शिमला के बीच टॉय ट्रेन का ट्रैक है जो हवा में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। इस ट्रैक की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पटरी जो है वो हवा में लटकती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस मार्ग पर चलने के लिए सैलानी जो है वो दूर दराज से आते थे। यूनेस्को की ओर से भी इसे विश्व धरोहर के रूप में 2008 में स्थान दिया गया था। दरअसल इसी रूट पर कालका शिमला स्पेशल ट्रेन चलती है, जिसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। इस रेल लाइन को आज भी उसी तरह से सहेज कर रखा गया है जैसे ये अपने निर्माण के समय थी। फिलहाल ट्रैक बह जाने के कारण कंडा घाट शिमला के बीच ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। जानकारों के मुताबिक इस ट्रैक को फिर से चालू करने में करीब 1 साल का लंबा वक्त लग सकता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी 3 दिन पहले आसमान से तबाही बरसी थी। यहाँ बादल फटने से भारी नुकसान हुआ और 300 से ज्यादा सड़कें प्रभावित हुई, आवाजाही प्रभावित हुई, जिसमें मंडी कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे भी शामिल है। इस हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ के हिस्से गिरे, जिस कारण रोड को भारी नुकसान हुआ। हम इस समय मंडी में हैं। आपको बता दें कि ये पूरी रोड जो हम आपको दिखा रहे हैं ये नेशनल हाईवे है, मंडी कुल्लू मनाली हाईवे। तो अभी इस रोड को धीरे धीरे करके खोला जा रहा है। यहाँ अगर हम सामने बात करें, जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा पहाड़ टूट के जो नीचे आया हुआ था, यहाँ जो है ऑलरेडी जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इस रोड को बनाया जा रहा था। उसके बाद एकदम से लैंडस्लाइड हुआ और यहाँ सारी ब्लॉकेज हो गई। लैंडस्लाइड और तेज बारिश के कारण हाईवे में दरारें आ गईं। फिलहाल इस रोड को फिर से चालू करने की कोशिशें जारी हैं। ये देखें किस तरह की दरारें यहाँ पर आई हुई हैं। तो ये काफी खतरनाक जो है वो स्थिति हो चुकी थी। अभी धीरे धीरे करके संभल रही है। अगर बारिश नहीं होती है तो पूरे हिमाचल की स्थिति संभलेगी। हालांकि निचले इलाकों में पानी भरेगा। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में दिख रहा है और पंजाब के कई इलाके इस वक्त बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड के कारण पिछले 3 दिनों में 71 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस आपदा से राज्य को करीब 10,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। इसलिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस पहाड़ जैसी चुनौती की भरपाई में लंबा वक्त लगेगा। ये हमारी आपदा जो आई है इससे नुकसान तो बहुत हुआ है। अब टेम्परेरी तो हम जोड़ देंगे, 1 महीने के अंदर सारी रोड्स खोल देंगे, सब कुछ कर देंगे, पानी की समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पता समय लगता है और 1 साल का समय इसमें कम से कम लगेगा। इस बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के इंदौरा और फतेहपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने पोंग बांध के कारण आई बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और अन्य राहत कार्यों का भी जायजा लिया। पहाड़ों पर तेज बारिश के बाद नदियों में आए उफान से पंजाब के कई जिले जलमग्न हो गए। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित गुरदासपुर दिखा, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आया और खेत, मकान, दुकान और सड़क सब कुछ जलमग्न दिखाई दिए। इसके बाद पूरा इलाका दरिया में तब्दील होता दिखा। निचले इलाके पानी में डूबे तो बाढ़ प्रभावितों को ट्रैक्टर के जरिए सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। जानकारी के मुताबिक गुरदासपुर के 20 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं और किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। बाढ़ का पानी सब कुछ डुबो देने पर आमादा दिखा और जलतांडव के बीच सड़क के किनारे बना पेट्रोल पंप भी डूब गया। बाढ़ के बाद गुरदासपुर में हालात इतने बिगड़े कि राहत और बचाव काम में एनडीआरएफ के साथ सेना की भी मदद लेनी पड़ी। दरअसल हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के बाद भाखड़ा और पोंग डैम से पानी छोड़े जाने के कारण पंजाब में हालात बिगड़ गए। पोंग बांध से छोड़े गए पानी से कपूरथला के कई इलाकों में पानी भर गया। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें बताती हैं कि कपूरथला में किस तरह हर तरफ पानी ने कब्जा जमा लिया। इस दौरान दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। ये तस्वीरें सुल्तानपुर लोधी के मंड इलाके की हैं, जहां देर रात उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब ब्यास नदी ने भयानक रूप धारण कर लिया। जानकारी के मुताबिक पोंग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया। इसके बाद 16 गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और कई लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। पंजाब के नंगल से भी बाढ़ की तस्वीरें सामने आईं। यहाँ तेज बारिश के बाद गोविंद सागर लेक का जलस्तर उफान मार रहा है, जबकि कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ बाढ़ के कारण लोगों के घर पानी में डूब गए और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रस्सी का सहारा लेते हुए दिखे।
उत्तराखंड में भी बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है और पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरकर सड़कों पर आ रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो पिथौरागढ़ के तवाघाट इलाके का है, जहां रोड से पत्थर हटा रही एक जेसीबी पर अचानक पहाड़ से टूटकर बड़ा सा पत्थर आ गिरा। चंद सेकंड के इस मंजर ने वहां मौजूद लोगों में दहशत भर दी। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं उत्तरकाशी में बारिश से आई तबाही के बाद कई गांवों का संपर्क शहर से टूट गया। इस दौरान लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे। उधर देहरादून के विकास नगर में लैंडस्लाइड से 8 मकान जमींदोज हो गए। यहाँ पहाड़ का एक हिस्सा दरक कर घरों पर आ गया, जिसके बाद कई लोगों को अपना आशियाना छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। तेज बारिश और लैंडस्लाइड से उत्तराखंड का चमोली जिला भी प्रभावित है। यहाँ का काणा गांव 4 दिन पहले बादल फटने से आई तबाही से अभी तक उबर नहीं पाया है, क्योंकि आसमान से बरसी आफत ने इस गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। दरअसल बादल फटने के बाद आए सैलाब ने इस गांव के कई घरों को निशाने पर लिया था। मकान के मकान पानी की तेज धार में बह गए थे। गांव में खड़ी टूटी फूटी गाड़ियां बता रही हैं कि सैलाब ने किस तरह पूरे गांव को अपने लपेटे में ले लिया था। फिलहाल बाढ़ से बेघर हुए लोगों ने दूसरों के घरों में पनाह ली है। हालांकि अब लोग जरूरी चीजों की कमी से जूझ रहे हैं। 4 दिन बीतने के बाद भी बाढ़ प्रभावित सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। शासन की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 4-5 दिन हो चुके हैं आज यहाँ, और हमारे तरफ से यहाँ गाँव वालों की ना लाइट, ना पानी, ना कुछ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। उधर ऋषिकेश में गंगा नदी में आए उफान के चलते राम झूला पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई है। दरअसल पुल के टेहरी वाले छोर का एक हिस्सा नदी के बढ़ते जलस्तर और भूकटाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पुल पर आवाजाही बंद कर दी। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत रद्द करने की अपील की है। ईडी के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा जमानत की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी अग्रिम जमानत रद्द की जाए। इस पर हाईकोर्ट ने ईडी को 2 हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने ओडिशा दौरे के दौरान पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंची और वहां पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान पुरी में समुद्र तट पर मेरी माटी मेरा देश थीम पर बनाए गए सैंड आर्ट को देखने पहुंचे। इसे मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाया है। ज्ञानवापी परिसर विवाद को लेकर विश्व वैदिक सनातन संघ ने मुस्लिम पक्ष को समझौते की चिट्ठी भेजी है, जिसमें ज्ञानवापी विवाद को कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील की गई है। ज्ञानवापी विवाद में हिंदू पक्ष के वकील ने विश्व वैदिक सनातन संघ की मुस्लिम पक्ष को समझौते की चिट्ठी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और किसी भी समझौते से इनकार किया। हिंदू पक्ष मंदिर की 1 इंच जमीन भी कृत संकल्प नहीं दे सकता है। हमें पूरी जमीन भगवान भोले की मंदिर के लिए प्रार्थना करने की चाहिए, जो कि मूल रूप से थी। भले ही शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सूले ने एनडीए में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया हो, लेकिन अब भी इंडिया गठबंधन में इसे लेकर पशोपेश की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार को उनका फोटो इस्तेमाल करने से तो मना कर दिया, लेकिन इतने भर से भ्रम और असमंजस खत्म नहीं होगा। उनका ये कहना है कि पारिवारिक मिलन है। जब पारिवारिक मिलन से कंफ्यूजन हो रहा है और लोगों के दिमाग में संशय पैदा हो रहा है, तो उसका भी उनको देखना चाहिए। वहीं सीपीआईएम नेता हन्नान मोल्ला ने भी शरद पवार के बर्ताव पर हैरानी जताई और कहा कि इससे लोगों के मन में आशंकाएं पैदा हो रही हैं। शरद पवार is a very respectable leader. He is an important person in building the mobilizing unity of the opposition. But sometimes, his behavior creates some doubt in the mind of the people. Such a matured leader should be much more cautious in this juncture.
हालांकि आरजेडी ने कहा कि शरद पवार को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिनका कोई आधार नहीं है। एक जबरदस्ती की हवा बनाई जा रही थी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अगर आपको स्मरण हो तो मैंने पहले भी कहा था और आज भी दोहरा रहा हूं, सांसद कोई ले जाए, विधायक कोई ले जाए, जैसे उद्धव जी की पार्टी उनके पीछे खड़ी है, उसी प्रकार शरद पवार साहब जी की पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई है। उधर शरद पवार के रुख से कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है, लेकिन बीजेपी की बाँछें खिली हुई हैं। बीजेपी नेता न सिर्फ इंडिया गठबंधन में टूट की भविष्यवाणी कर रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी को भी बेमानी बता रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एमवीए को महाविचित्र अघाड़ी बताया और कहा कि उसमें आपसी विश्वास की कमी है। MVA alliance partners don't have confidence in each other. Look at the statement of Nana Patole on Sharad Pawar ji. Look at the statement of Prithviraj Chavan on Sharad Pawar ji. And look at the statement of Ashok Chavan ji on Sharad Pawar ji. If they do not have confidence amongst each other, then I think it is that lack of confidence which is representing itself in the statement of Sharad Pawar ji. वहीं बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन आपसी रस्साकशी की वजह से टूट जाएगा। अहंकारी नेता घमंडिया गठबंधन बनाकर देश के अंदर केवल भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं और ये भानुमति का कुनबा बिखरेगा ही बिखरेगा। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक विपक्षी दलों में आपसी सिरफुटव्वल से बीजेपी का खुश होना लाजमी भी है, क्योंकि इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना किसी से मिले दिल्ली से पटना वापस लौट गए। कल वो दिल्ली आए थे, लेकिन ना तो कांग्रेस नेतृत्व से और ना ही अरविंद केजरीवाल से उनकी कोई मुलाकात हुई। जबकि ऐसा माना जा रहा था कि वो दिल्ली में कांग्रेस आला कमान और अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे, लेकिन आज दोपहर 12:30 बजे की फ्लाइट से पटना लौट गए। जबकि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों दिल्ली में मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक वो केजरीवाल को अपने पक्ष में करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। राहुल, खड़गे और ना ही केजरीवाल ने उन्हें मिलने का वक्त दिया। ये भी चर्चा चली कि अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे से आपने बात करने की कोशिश की, लेकिन समय नहीं मिला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इतना आप लोगों का कहाँ छपता कोई बात है। उनका कोई फोन आता है तो हमारी बात नहीं होती है, और उनका फोन आएगा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था। नीतीश कुमार ने कहा कि वो दिल्ली आंख की समस्या दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर से बात हुई थी तो हमारा जो ये आँख वाला है तो हुआ है 1.5-2 साल पहले एक बार ना, तो बराबर बीच करते रहे। सूत्रों के मुताबिक अटल जी को श्रद्धांजलि देने के बहाने नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने के लिए बैटिंग करने आए थे, लेकिन वो अपने मिशन में फेल हो गए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक बैठक में छत्तीसगढ़ की सभी विधानसभा सीटों को A, B, C और D नाम की 4 कैटेगरीज में बांटा गया। A कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जहां बीजेपी हमेशा से जीतती आई है, जबकि छत्तीसगढ़ की 27 सीटें ऐसी हैं जिनको B, C और D कैटेगरी में रखा गया है। इन 27 में से 22 सीटें B और C कैटेगरी की हैं। B कैटेगरी में वो सीटें रखी गई हैं जिन पर बीजेपी कभी जीती तो कभी हारी। वहीं C कैटेगरी में वो सीटें शामिल हैं जहां बीजेपी 2 बार से ज्यादा हार चुकी है, जबकि 5 सीटों को D कैटेगरी में रखा गया है। D कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां से बीजेपी कभी नहीं जीती। केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में B, C और D कैटेगरी की सभी सीटों पर जीत की रणनीति पर चर्चा हुई और इन सीटों के लिए खास एक्शन प्लान बनाने की बात भी कही गई। और अपने प्लान को अमली जामा पहनाते हुए बीजेपी ने आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 60 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही मध्य प्रदेश की 39 और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। छत्तीसगढ़ की पाटन सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ
उनके रिश्तेदार विजय बघेल को उतारा गया है, जो अभी दुर्ग से पार्टी के सांसद हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह और भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है, जबकि इंदौर के राऊ से मधु वर्मा को मैदान में उतारा गया है और भिंड के गोहद से लाल सिंह आर्या को टिकट दिया गया है। छतरपुर से पूर्व मंत्री ललिता यादव और चाचौड़ा से प्रियंका बीड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश की जिन 39 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, वहां वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। यही नहीं, इनमें भी ज्यादातर वो सीटें हैं जहां बीजेपी लगातार 2 बार से चुनाव हार रही है। काफी पहले नाम का ऐलान होने से उम्मीदवारों को चुनाव की तैयारी के लिए अच्छा खासा समय मिल जाएगा। पाकिस्तान में इस्लामी कट्टरपंथियों ने एक बार फिर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया। इस बार फिर ईश निंदा का आरोप लगाकर ईसाई समुदाय पर हमला किया गया। करीब 8 चर्चों को भी जला दिया गया। जबकि इस्लामी कट्टरपंथियों की भीड़ ने चर्च की दरो दीवार को भी गिरा दिया, क्रॉस को हथौड़े मारकर तोड़ दिया और तो और पवित्र बाइबल को जलाने के साथ ही ईसाई समुदाय के लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुई इस घटना से वहां रह रहे अल्पसंख्यकों को अपनी जान का डर सताने लगा, जिसके बाद पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने सख्त एक्शन लेने की बात कही, जबकि अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान की सरकार अपने देश के अल्पसंख्यकों की हिफाजत कर पाएगी? जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार सेना के इशारे पर चलती है और सेना इस्लामी कट्टरपंथियों के दिखाए रास्ते पर, जिसकी बुनियाद रखी थी जनरल जिया उल हक ने। पाकिस्तान में 1987 से 2022 के बीच करीब 2120 लोगों पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पिछले 36 सालों में ईश निंदा कानून के दुरुपयोग में 75% का इजाफा हुआ। 2 साल पहले पाकिस्तान में एक श्रीलंकाई नागरिक को ईश निंदा के आरोप में मारकर जलाने जैसी घटनाएं हुई, लेकिन अब तक ऐसे मामलों पर लगाम नहीं लग सकी। लेकिन इस बार तो पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने हद कर दी। उन्होंने ईश निंदा का आरोप लगाकर अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय को न सिर्फ टारगेट किया, बल्कि उनके घरों और गिरजाघरों को भी तबाह कर दिया। लिहाजा पाकिस्तान की पैरोकारी करने वाला अमेरिका भी चिढ़ गया। अमेरिका ने फैसलाबाद में ईसाइयों पर हुए हमले के लिए पाकिस्तान की सरकार को जमकर फटकार लगाई। पाकिस्तान में सिर्फ 2% ईसाई रहते हैं, लेकिन इस्लामी कट्टरपंथियों को इनकी रिहाइश नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी मान्यताएं अलग हैं, उनका आराध्य अलग है। सेनेगल में नाव पलटने से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अटलांटिक महासागर में केप वर्डे के तट पर सेनेगल के प्रवासियों को ले जा रही नाव पलट गई। हादसे में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। नाव में 101 लोग सवार थे, जिनमें से 38 लोगों को बचा लिया गया है। अमेरिका के हवाई में जंगल में लगी आग से अब तक 106 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कनाडा में उत्तर पश्चिमी इलाकों के जंगलों में सैकड़ों जगहों पर भीषण आग लगी है। आग की चपेट में आने से अल्बर्टा इलाके का एक गांव पूरी तरह तबाह हो गया। गांव के 90% लोग पलायन कर चुके हैं। हालात बिगड़ते देख सरकार ने प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी घोषित कर दी है। रूस ने दोनेत्स्क और लुहांस्क में यूक्रेन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर हमला किया, जिसके जवाब में उसने यूक्रेन के एक लड़ाकू जेट, 4 मिसाइल और 26 ड्रोन को मार गिराया। कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर और इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। आजाद का कहना है कि कश्मीर में ज्यादातर मुसलमान पहले हिंदू थे, जो 600 साल पहले कश्मीरी पंडित से मुसलमान बन गए। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए। गुलाम नबी आजाद का कहना है कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं, भारत के ज्यादातर मुस्लिम भी मूल रूप से हिंदू ही थे। बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। गुलाम नबी आजाद ने ये बातें जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक सरकारी स्कूल में 9 अगस्त को एक सभा को संबोधित करते हुए कही थी। कश्मीरी मुसलमानों पर गुलाम नबी आजाद के बयान के बाद सियासी हलकों से भी बयान आने शुरू हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा।
और कहा कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी और आरएसएस को खुश करने के लिए धर्म की राजनीति पर उतर आए। अब वो बीजेपी का एजेंडा जो चला रहे लगे हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर खुसूसन जो बातें कर रहे हैं वो सारी दुनिया को मालूम हो रहा है कि आजाद साहब किस एजेंडे को लेके आए हैं। अतीत में जाकर के घाव कुरेदेंगे, जख्म और हरे होंगे। बस ये सोचिए, इंसान आया फिर धर्म आया। वहीं बीजेपी ने गुलाम नबी आजाद के बयान का समर्थन किया। वास्तविकता यही है, हिंदुस्तान में मुगलों के बाद धर्म परिवर्तन का काम शुरू हुआ। अच्छी बात है कि उन्होंने ये स्वीकार किया है कि पहले हिंदुस्तान में रहने वाले सभी, हमारे देश में रहने वाले सभी लगभग हिंदू थे। मणिपुर में हुई हिंसा और महिलाओं के साथ हैवानियत के मामलों की जांच के लिए सीबीआई ने 53 लोगों की एक टीम बनाई है। सीबीआई की इस टीम में 29 महिलाएं और 24 पुरुष अफसर शामिल हैं। सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि पहली बार किसी जांच टीम में इतनी अधिक महिला अफसरों को शामिल किया गया है। जांच टीम में शामिल अधिकारियों के देश के अलग अलग हिस्सों से चुना गया है। जांच टीम में डीआईजी रैंक के 3 अफसर हैं, जिनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। डीआईजी मोहित गुप्ता, डीआईजी निर्मला देवी, डीआईजी लवली कटियार इस टीम का हिस्सा होंगी। 1 एसपी रैंक का अधिकारी होगा, 2 एएसपी, 6 डीएसपी लेवल के अफसर मणिपुर हिंसा की जांच कमेटी में होंगे। 16 इंस्पेक्टर, 10 सब इंस्पेक्टर और 10 कांस्टेबल भी इस टीम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा 16 इंस्पेक्टर, 10 सब इंस्पेक्टर्स मैंने आपको बताए। मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़की थी, तब से अभी तक करीब 160 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई महिलाओं के साथ गैंगरेप और यौन उत्पीड़न की भी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जी न्यूज़।